जिंदगी को एक नया अंजाम देना है, सपनों को एक नया आयाम देना है। जिंदगी का दिया बुझने से पहले हजारों दियों को रोशनी का पैगाम देना है। हेलो साथियों, सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं मनमोहन आप सभी लोगों का कलाम एकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को मैं गणित की प्रतिशत का अध्याय आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। इस अध्याय में आप लोगों को बिना किसी फार्मूले के विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों का संकलन लेके आया हूं, जो आप बड़ी आसानी से बिना फार्मूले के इन सवालों को कैसे लगा पाएंगे ये मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं प्रतिशत के बारे में कुछ बता दूं कि कोई भी वस्तु, पूंजी या कोई क्षेत्र संपूर्ण अपने आप में एक उसकी संपूर्ण धनराशि या संपूर्ण क्षेत्रफल या संपूर्ण पूंजी अपने आप में 100% होती है। जैसे कि मान लिया कोई एक पूंजी है, कितनी है हमारी, कोई पूंजी है, और किसी भी पूंजी को, किसी भी धनराशि को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से हमेशा गुणा करना पड़ता है। जैसे 100 से, यानी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 गुणे में 100 तो बराबर कितना हो जाएगा, 100%। यानी जब कोई वस्तु का हमारा पूरा भाग 1 होता है तो अपने आप में हमेशा कितनी होती है, 100%। इसी तरह से सारे के सारे स्मरणीय तथ्य आप लोगों को याद कर लेने हैं। इसी तरह से निकालते जाएंगे स्मरणीय तथ्य। स्मरणीय तथ्य, यदि वस्तु का 1/2 भाग है, 1/2 भाग, तो इसे यदि हम प्रतिशत में चेंज करें तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 50%। ऐसे ही हमारा 1/3, 1/3 बराबर, ये भी कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 सही 1/3%। फिर 1/4, 1/4 बराबर 25%। 1/5, 1/5 बराबर 20%। ऐसे 1/6, 1/6 बराबर 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। फिर 1/7, 1/7 बराबर 14 सही 2/7%, 1/8 बराबर 1/8 बराबर 12 सही 1/2% या 12.5%। इसी तरह से हमारे आगे भी चलते जाएंगे और 1/9 बराबर 1/9 भाग बराबर 11 सही 1/9%, 1/10 बराबर 1/10 भाग बराबर 10%। 1/11 भाग बराबर 9 सही 1/11%। 1/12 बराबर 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3%। 1/13 बराबर 1/13 बराबर 7 सही 9/13%। 1/14 बराबर 7 सही 1/7%। 1/15 बराबर 1/15 बराबर 6 सही 2/3%, 1/16 बराबर 1/16 बराबर 6 सही 1/4%।
फिर 1/17 भाग बराबर 1/17 भाग बराबर 5 सही 15/17%। ऐसे 1/18 भाग बराबर 5 सही 5/9%। ये सारे के सारे स्मरणीय तथ्य आप लोगों को याद रखने हैं। एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं कि कोई भी जब वस्तु या पूंजी या धनराशि या क्षेत्रफल जब संपूर्ण उसका क्षेत्रफल होता है तो उसे हम 100 का मल्टीप्लाई करके देख लें कितने प्रतिशत है। तो पूरा भाग है तो 100 का मल्टीप्लाई 100%। यदि आधा भाग है 1/2 तो 50%, 1/3 तो 33 सही 1/3%, 1/4 है तो 25%, 1/5 बराबर 20%, 1/6 बराबर 16 सही 2/3%, 1/7 बराबर 14 सही 2/7%, 1/8 बराबर 12 सही 1/2% या 12.5% से 1/9 बराबर 11 सही 1/9% और 1/11 का 9 सही 1/11%, 1/10 का 10%, 1/12 भाग तो 8 सही 1/3%, 1/13 बराबर 7 सही 9/13%, 1/14 बराबर 7 सही 1/7%, 1/15 बराबर 6 सही 2/3%, 1/16 बराबर 6 सही 1/4%, 1/17 बराबर 5 सही 15/17% और 1/18 बराबर 5 सही 5/9%। तो इन सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अब आप लोगों को मैं कुछ सरल माध्यम से कठिन माध्यम की ओर आप लोगों को सवालों को लगवा कर ले जाऊंगा और बिना किसी फार्मूले के आप इन सवालों को आसानी से लगा पाएंगे। तो हमारा पहला सवाल है यदि एक संख्या के 62% और उस संख्या के 3/5 भाग के बीच अंतर 36 है तो संख्या बताओ। यानी सवाल हमसे कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 62% कितना कह रहा है, एक तरफ 62% और उसी संख्या के 3/5 भाग के कितना 3/5 भाग के बीच अंतर 36 है तो संख्या बताओ। अब 3/5 भाग कितना है 3/5 भाग। अब हमने आप लोगों को अभी जैसा बताया था कि किसी भी भाग को परसेंटेज में कैसे परिवर्तित करेंगे तो आसानी से यानी 100 का मल्टीप्लाई कर दो। तो 100 का यदि मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ, यानी 20 पंचे 100 तो 3 दूनी 6 यानी कितना हुआ 60%। और सवाल हमसे क्या कह रहा है, यानी जब भी इस तरह के सवाल आ जाएंगे तो हमें तुलनात्मक दृष्टि यानी यदि प्रतिशत में कोई एक वस्तु दे रखी है तो उसका दूसरा भाग भी हमें प्रतिशत में परिवर्तित करना होगा, तब उनके मध्य के अंतर को आसानी से हम समझ पाएंगे। यदि यानी एक तरफ 62% है और एक तरफ 60 यानी 62% और माइनस का 60 और इसके मध्य का अंतर कितना दे रखा है 36 तो 36 यानी 2% बराबर कितना हुआ 36। और कोई भी वस्तु या कोई भी संख्या अपने आप में कितना होती है 100% तो 100 का मल्टीप्लाई तो 2 से काट दो 18 दूनी 36 तो संख्या हमारी क्या निकल के आई 1800। यही हमारा आंसर हो गया। यदि ये सवाल समझ में आया है तो आप लोग लाइक और इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखें। इसी तरह से अगला सवाल हमारा है कि यदि तुलनात्मक दृष्टि वाला, इसमें कह रहा है कि यदि राम की आय श्याम की आय से 10% अधिक है तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो इस तरह का जब भी सवाल आ जाए तो उसमें हमें सबसे पहले जिस व्यक्ति की कम आय होती है यानी जिससे उससे ज़्यादा है तो उसे हमेशा कितना लेना पड़ेगा 100%। तो हमें यहाँ पे दे रखा कि राम की आय श्याम की आय से 10% ज़्यादा है तो कम किसकी है श्याम की आय। तो हमने मान लिया श्याम की आय किसकी श्याम।
तो श्याम की आय मान ली 100%, कितनी होती है 100%। तो राम की कितनी हो गई, तो राम की आय बराबर यानी 10% अधिक है उससे, तो कितना हो गया 110%। अब कहता है कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो जिससे जिसकी कम होगी तो कितना प्रतिशत कम है 10। लेकिन अब हमें किसे मानना है, कह रहा है कि राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो राम की आय कुल कितनी है 100%, 110%। राम की आय 110% और कम उससे कितना है 10 और 100 का मल्टीप्लाई, तो 0 से 0 कट गया यानी 100/11, तो बराबर आ जाएगा 9 सही 1/11%। यानी श्याम की आय राम की आय से राम की आय से 9 सही 1/11% कम है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, इस सवाल में कहता है कि जब एक भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि और हर में 20% की कमी होती है तो परिणामी भिन्न 5/8 हो जाता है, तो मूल भिन्न बताओ। तो सबसे पहले हमने अब किसी भी भिन्न को x/y मान लिया। क्या मान लिया, हमारा जो मूल भिन्न है, मूल भिन्न, उसे हमने x/y मान लिया। अब कोई भी वस्तु अपने आप में कितना होती है 100%। अब कहता है इसके अंश में 10% की वृद्धि करने पर, ये 10% वृद्धि कर दें तो ये कितना हो जाएगा 110%, यानी कितना हो गया ये 110%। और कहता है इसके अंश में 20% की कमी की जाए, यानी यदि कोई ये भी 100 था तो इसमें 20% की कमी हो गई तो कितना बचा 80%। और इसका परिणामी भिन्न कितना है 5/8, कितना है 5/8। अब ये 5/8 है तो हमें क्या करना है, जो कटता है उसे काट दो, तो 8 से 8 कट गए, 0 से 0 चला गया और कितना बचा उधर गया, तो कितना बचा हमारा 5/11। यही क्या हो जाएगा हमारा मूल भिन्न, क्या हो जाएगा मूल भिन्न हो जाएगा हमारा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, मूल भिन्न आ जाएगा 5/11, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट अगला सवाल, इसमें क्या कहता है कि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की और चौड़ाई में 10% की कमी की, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, ये बताओ। तो सबसे पहले इसे हम दो तरह से लगा सकते हैं, चाहे तो फार्मूले से या फिर यदि हमें फार्मूला बिल्कुल लगाना ही नहीं तो हमें क्या करना है कि देखो क्षेत्रफल के लिए किसी भी आयाम यानी क्षेत्रफल के लिए हमें क्या करना होता है कि लंबाई गुणे में चौड़ाई, ये तो हमें पता ही है। तो हमें क्या करना है कि गुणे में आसानी हो जाए, इसलिए लंबाई और चौड़ाई को हम एज्यूम कर लेते हैं। तो हमने क्या माना कि लंबाई को भी हमने 10 मान लिया और चौड़ाई को भी क्या मान लिया 10, ये हमने मान लिया, माना लंबाई और चौड़ाई कितनी है 10 तो हमारा प्रारंभिक जो क्षेत्रफल होगा यानी प्रारंभिक क्षेत्रफल वो क्या निकल के आया 100 सेमी स्क्वायर, ये हमारा प्रारंभिक क्षेत्रफल। अब इसमें हम परिवर्तन करते हैं, तो परिवर्तन क्या हुआ कि लंबाई में क्या किया गया 20% की वृद्धि। यदि इसमें लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो 10 का 20% कितना होगा 2, यानी 10 और 2 12 मल्टीप्लाई। और चौड़ाई में 10% की कमी की गई, तो चौड़ाई में 10% की कमी यानी 10 का 10% यानी 1, तो बचा कितना शेष 9, तो 12 नेमा 108। तो ये हमारा क्या हो गया 108 सेमी स्क्वायर, ये क्या आ गया नया यानी परिवर्तित क्षेत्रफल। अब इसके क्षेत्रफल में के प्रारंभिक और बाद वाले क्षेत्रफल में क्या अंतर है, तो बाद वाला क्षेत्रफल जो है हमारा वो कितना है 8%, उसमें क्या हुई वृद्धि हुई, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगला सवाल,
इस सवाल में हमें कहता है कि एक विक्रेता कुछ वस्तुओं को 7,37,977 में खरीद कर वस्तुओं का 2/5 हिस्सा 2/7 हिस्सा 15% लाभ पर बेचता है। 2/7 हिस्सा 15% लाभ पर बेचता है। तो बताइए शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि कुल सभी वस्तुओं पर 10% लाभ प्राप्त हो सके। तो हमें सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखें, जब भी इस तरह का सवाल आ जाए बहुत ज़्यादा उसका मूल्य दे, तो कभी भी हमें मूल्यों पर ध्यान नहीं देना है। जब हिस्से की बात की जाए, किसकी बात की जाए, हिस्से की बात की जाए और लाभ हानि के प्रतिशत की ही बात की जाए, तो कभी भी हमें मूल्यों को नहीं देखना है, नेगलेक्ट कर देना है उन्हें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो देखो वस्तुएं कुल कितनी है, कहता है 2/7, तो कुल वस्तु कितनी मान ली 7, यानी उसका पहला हिस्सा 2/7, यानी 2 वस्तुएं जो बेची हैं वो कितने लाभ पर बेची, 15% के लाभ पर। कितना, 15% के लाभ पर। यदि 15% के लाभ पर बेची तो 15 का गुणा, तो कुल लाभ कितना हुआ, मान लिया हमें 30 रुपये का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ, 30 रुपये। यानी प्रत्येक वस्तु हमारी यदि 100 रुपये की है तो 2 वस्तुएं 200 की हुई, तो 200 पे कुल कितना लाभ होगा, 30 रुपये का लाभ हो जाएगा। इसी तरह से अब कहता है कि शेष वस्तुएं, अब देखो शेष वस्तुएं हमारी कितनी बची, यानी 7 में से 2 वस्तुएं हमारी बिक चुकी हैं, तो शेष कितनी बची हमारी, 5 वस्तुएं बची। अब 5 वस्तुओं को हमें कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि जो कुल लाभ हो सभी वस्तुओं पर वो कितना हो, 10%। तो सिंपल सी बात है, तो कुल वस्तुएं कितनी थी, 7 हमारी। यदि 7 वस्तुएं भी हमारी प्रति वस्तु 100 रुपये मान ली, तो 7 वस्तुएं 700 की हो गई, तो 700 रुपये का 10%, तो 700 रुपये का 10% यानी कुल लाभ हमें कितना हो जाएगा, 70 रुपये का। कितना हो जाएगा, 70 रुपये का। और पहले से ही हमें लाभ कितना हो चुका है, 2 वस्तुएं बेचकर 30 रुपये का लाभ हुआ। शेष कितनी बची, 5 वस्तुएं। यदि शेष हमारी 5 वस्तुएं बची हैं तो उन पर लाभ कितना होना चाहिए, 40। कुल लाभ कितना होगा, 40। और वस्तुएं हमारी शेष कितनी बची, 5। तो यहाँ पे 40 को 5 से डिवाइड कर दें तो लाभ कितना हो जाएगा हमारा, 8% ही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी प्रत्येक वस्तु को, जो शेष वस्तुएं बची, प्रत्येक वस्तु को 8% लाभ पर यदि बेचें तो पहले वाली वस्तुएं और बाद वाली वस्तुओं से जो लाभ होगा वो कुल लाभ कितना हो जाएगा हमारा, 10%। कितना हो जाएगा, 10%। इसी तरह से हमारा अगला सवाल वो ये कहता है कि एक दुकानदार कुछ वस्तुएं खरीदता है और उन वस्तुओं का 7/11 हिस्सा 13 सही 1/7% लाभ पर बेच देता है और शेष वस्तुओं को 11% लाभ पर बेचता है। तो बताइए उसे कुल सभी वस्तुओं पर कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा पिछला सवाल लगाया था बिल्कुल उसी तरह का यह सवाल है, तो इस बार वही करेंगे। तो कुल वस्तुएं कितनी हैं, कुल वस्तुएं कितनी मान ली हमने, 11। कुल वस्तुएं हैं 11 और उसका कौन सा, 7/11, यानी और प्रत्येक वस्तु तुम 100 रुपये की मान लें तो कितनी रुपए की हो जाएंगी, 1100 रुपये की। और 7 वस्तुएं बेच दी, यानी 700 रुपये की 7 वस्तुएं बेच दी। और लाभ कितना हुआ 7 वस्तुओं पर, 13 सही 1/7%, यानी 7 वस्तुओं का 13 सही 1/7%। तो 13 सते 91 प्लस 7 से 7 यानी 1 और, तो कुल लाभ कितना हुआ यहाँ, 92 रुपये का। कितना हुआ, 92 रुपये का। इसी तरह से अब शेष वस्तुओं को कितने पे बेचता है, 11% पर। अब देखो 11 वस्तुएं, कुल वस्तुएं कितनी थी 11, अब 11 से 7 बिक गई तो कितनी बची, 4। और प्रत्येक वस्तु को 11% लाभ पर बेचा है तो 11 चौक 44, तो कितने रुपए का लाभ हुआ, 44 रुपये का हुआ। अब कहता है कि सब वस्तुओं पर कितना लाभ, तो बस हमें पहले वाले लाभ को जोड़ना है दूसरे वाले को, तो 92 और 44, तो कितना हुआ 6 और 9 और 4 13, यानी 136। और वस्तुएं कुल कितनी थी हमारी 11, तो 11 से यहाँ से इसे डिवाइड कर देते हैं, तो 11 × 11 बचा कितना हमारा 2, तो 11 दूनी 24 और कितना बचा 2, तो 2/11% ये हमारा लाभ हो जाएगा, यानी 12 सही 2/11%, यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगला सवाल एक और इसी तरह का सवाल है, ये हमें नहीं करना, ये आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। इसमें पूछा गया है कि एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर
1/4 भाग 8% पर निवेश किया और शेष धनराशि 10% पर निवेश की, तो उसकी वार्षिक आय यदि 561 रुपये है तो पूंजी बताओ, तो पूंजी ज्ञात करो। तो ये सवाल आप सभी लोगों को लगाना है और अपने अपने आंसर इस कमेंट बॉक्स में छोड़ देने हैं। जितने भी लोग, सभी लोगों से हमारा यही निवेदन है कि जितने भी हमारे साथी ये क्लास देख रहे हैं, सब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और जो भी समझ में ना आया तो कमेंट बॉक्स में कृपया हमें ज़रूर बताएं कि क्वेश्चन नंबर डाल दें कि ये वाला क्वेश्चन हमें नहीं समझ में आया, तो आप लोगों का मैं समाधान करूँगा। और इस सवाल को आप लोग ज़रूर घर से कीजिए और अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। इसी के साथ मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा फिर वही कि ज़िंदगी को नया अभी आयाम देना है, सपनों को नया अंजाम देना है। जिंदगी का दिया बुझने से पहले हजारों दियों को रोशनी का पैगाम देना है। तो सभी लोग, आप लोगों को यही पैगाम देता हूँ कि कभी भी अपने ज्ञान को कम ना होने दें, दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहें, जहाँ से मिले जैसे मिले हमेशा उसे ग्रहण करने के लिए तैयार रहें। तो इसी के साथ नमस्कार साथियों।